विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे फ्रांस की क्रांति से पूर्व वहाँ की पृष्ठभूमि की। किस कारणों से फ्रांस में क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस समय यानी कि 1774 से 1794 तक फ्रांस में लुई 16वें का शासन काल था। लुई 15वें की मृत्यु के उपरांत 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस का राजा बना और उस समय उसकी आयु केवल 20 वर्ष की थी। उसे फ्रांस जैसे विशाल साम्राज्य का शासन संचालन चलाने का अनुभव प्राप्त नहीं था। राजा बनते समय वह एक भला तथा सद्भावना वाला व्यक्ति था और उसकी नैतिकता तथा कर्तव्य परायणता भी बढ़ी चढ़ी थी, परंतु उसमें इच्छा शक्ति का अभाव था। वह व्यक्तियों को परखने की योग्यता से वंचित था, अतः वह अपने से प्रभावशाली लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता था। अपने शासन के प्रारंभिक काल में वह बुद्धिमान राजनीतिज्ञ तुर्गों के प्रभाव में रहा, परंतु बाद में उस पर उसकी पत्नी का प्रभाव बढ़ गया और उसके और पुरातन व्यवस्था दोनों के लिए यह प्राणघातक सिद्ध हुआ। लुई 16वें की पत्नी थी रानी आंतवानेत। आंतवानेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई के राज्याभिषेक के समय वह केवल 19 वर्ष की थी, क्योंकि यूरोप की राजनीति में ऑस्ट्रिया फ्रांस का शत्रु था, अतः फ्रांसीसी लोगों को शुरू से ही यह वैवाहिक संबंध पसंद नहीं था और वे रानी को हमेशा घृणा की दृष्टि से ही देखते थे। मारी आंतवानेत काफी सुंदर और उत्साही महिला थी और लुई के विपरीत उसमें बहुत से गुण भी विद्यमान थे, परंतु उसमें बुद्धि का अभाव था और उसकी निर्णय शक्ति का दायरा भी सीमित था। रानी बनने के बाद वह हठी होती गई, अनाप शनाप खर्च करने लगी। उसमें घमंड और अहंकार की मात्रा बढ़ती गई। वह आमोद प्रमोद की शौकीन बनकर भोग विलास में डूबती चली गई। उसका आचरण भी ठीक नहीं था और इसकी वजह से शीघ्र ही वह समूचे फ्रांस में आलोचना का विषय बन गई। उसके चारों ओर स्वार्थी तथा चापलूस लोगों का घेरा बना रहता था, जो उसे हमेशा गलत सलाह देने में दक्ष थे। इसके अतिरिक्त इस समय तुर्गों के सुधार कार्य भी क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए उत्तरदायी थे। लुई 16वें ने शासक बनते ही तुर्गों को अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया। तुर्गो उस समय का प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ था और उसमें असाधारण साहस तथा योग्यता थी। उसने लगभग 2 वर्ष तक इस पद पर रहते हुए फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। फ्रांस के दिवालियापन को दूर करने के लिए उसने राजा के सामने 2 उपाय रखे। पहला, सरकारी व्यय में कमी की जाए और दूसरा, सार्वजनिक धन की वृद्धि की जाए। सरकारी आय को बढ़ाने के लिए कृषि, उद्योग तथा व्यापार को बहुत से प्रतिबंधों से मुक्त करना जरूरी था। तुर्गों ने बहुत से अनावश्यक खर्च कम करके काफ़ी धन की बचत कर ली, परंतु इससे वे सभी लोग उसके शत्रु बन गए जो अब तक उस अनावश्यक खर्चे पर ही शान शौकत का जीवन बिता रहे थे।
इसके साथ ही तुर्गों ने खाद्य सामग्री के व्यापार पर लागू बहुत से प्रतिबंधों को हटाकर अनाज के व्यापार में स्वतंत्रता का सिद्धांत लागू किया। तुर्गों ने व्यावसायिक श्रेणीकांत कर दिया। इससे कारीगरों तथा दस्तकारों को नए नए उद्योग खोलने का प्रोत्साहन मिला। तुर्गों के इस कदम से सटोरिये तथा श्रेणियों के नेता उसके शत्रु बन गए। तुर्गों ने कौरवी नामक कर को भी समाप्त कर दिया। इसके अंतर्गत किसानों को बिना मजदूरी के सड़कों पर काम करना पड़ता था और किसान लोग इसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। अब किसानों को इस कार्य के लिए पारिश्रमिक देने की व्यवस्था की गई। इस धन की पूर्ति के लिए कुलीन वर्ग तथा अन्य भूस्वामी वर्ग पर एक समान कर लगाए गए। अंत में जब 1776 ईस्वी के मार्च मास में तुर्गों ने कई विशेषाधिकारों को समाप्त करने, राज्यों के करों में कमी करने, नमक कर हटाने, किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने आदि प्रस्ताव रखे तो समस्त विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग उसके विरुद्ध हो गया। उन्होंने रानी मारी को भी अपने पक्ष में कर लिया। रानी और कुलीनों ने मिलकर लुई पर दबाव डाला कि वह तुर्गों को मंत्री पद से हटा दे। लुई अपनी रानी के आग्रह को नहीं टाल सका और उसने तुर्गों को मंत्री पद से हटा दिया। तुर्गों के बाद नेकर ने तुर्गों का स्थान ग्रहण किया। नेकर एक चालाक बैंकर था और उसमें दूरदर्शिता का अभाव था। नेकर ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने का तो प्रयास किया, लेकिन उसने असंतोषजनक सामाजिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास नहीं किया। संयोग से इसी समय अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हो गया। नेकर ने राजा को सलाह दी कि यदि फ्रांस ने खुल्लम खुल्ला इसमें भाग लिया तो फ्रांस का दिवालियापन और भी अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी और सरकार ने लोगों से भारी कर्जा लेकर भी अमेरिकी उपनिवेशों को सहायता पहुंचाई। नेकर ने भी तुर्गों का अनुसरण करते हुए सरकारी खर्च में कमी का प्रस्ताव रखा। इस अवसर पर उसने राज्य की आय व्यय के आंकड़े अपनी रिपोर्ट सहित प्रकाशित करवा दिए। इससे दरबारी और कुलीन लोग उसके शत्रु बन गए। अब तक किसी भी मंत्री ने सरकारी आय व्यय के आंकड़ों को जनता के सामने प्रकट नहीं किया था। नेकर की रिपोर्ट में दरबारियों को मिलने वाली पेंशनों तथा भत्तों का भी उल्लेख था और यह भी कहा गया था कि इसके बदले में वे किसी प्रकार की कोई भी सेवा नहीं करते। एक बार पुनः कुलीनों ने रानी से विनय की और एक बार पुनः रानी के प्रभाव में आकर लुई को अपना वित्त मंत्री हटाना पड़ा। तुर्गों के बाद नेकर और नेकर के बाद कैलोन नेकर के स्थान पर वित्त मंत्री नियुक्त किया गया और यह घटना थी 1781 ईस्वी की। वस्तुतः कैलोन की नियुक्ति कुलीन वर्ग की इच्छा के कारण की गई थी और इसमें कोई संदेह नहीं कि कुलीनों की इच्छा अनुसार कार्य करने वाला दूसरा वित्त मंत्री और कोई नहीं हुआ। कैलोन जिस वर्ष मंत्री बना, सरकारी बजट में लगभग 16 करोड़ 20 लाख फ्रैंक का घाटा था। कैलोन ने इस समस्या का समाधान
कर्ज लेकर किया। इसके लिए उसने ब्याज की दर को बढ़ा दिया, जिससे आकर्षित होकर लोगों ने सरकार को कर्ज दे दिया, परंतु कुछ वर्षों बाद कर्ज मिलना बंद हो गया। अगस्त 1786 ईस्वी में सरकारी खजाना बिल्कुल खाली हो गया और कहीं से कर्ज मिलने की संभावना भी नहीं दिखी। कैलोन ने भी अब राजा को सलाह दी कि एक ऐसा कर लगाया जाए जिसे तीनों वर्गों के लोगों को समान रूप से चुकाना होगा। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को यह पसंद नहीं आया और वे कैलोन के विरोधी हो गए। कैलोन ने समझदारी से काम लिया और अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। कैलोन के बाद चौथा वित्त मंत्री बना लोमनी द बिने। लोमनी द बिने के प्रयत्नों के उपरांत भी फ्रांस की आर्थिक दशा में थोड़ा बहुत ही सुधार हो पाया। अतः विवश होकर उसने राजा को नए कर लगाने का सुझाव दिया। राजा ने नए कर लगाने की स्वीकृति दे दी, लेकिन पेरिस की पार्लियामेंट ने इन करों का घोर विरोध किया और इन्हें अपने रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार कर दिया। जब तक नए कर अथवा नियम पार्लियामेंट के रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाते, तब तक उन्हें लागू नहीं किया जा सकता था। पेरिस की पार्लियामेंट का कहना था कि करों को लगाने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जो कि उन्हें अदा करते हैं। अतः इसके लिए स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए। यानी कि क्रांति का जो मुख्य कारण था वो था फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए करों को लगाना और इन करों से विशेषाधिकार वर्ग का प्रभावित होना और इन करों को विशेषाधिकार वर्ग द्वारा नहीं देना। तो पेरिस की पार्लियामेंट का कहना था कि करों को लगाने का अधिकार उन्हीं लोगों को है जो कि उन्हें अदा करते हैं। अतः इसके लिए स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए। राजा ने पार्लियामेंट को आतंकित करने की दृष्टि से एक बार उसे भंग कर दिया और उसके सदस्यों को बंदी बनाने की भी उसने सोची, परंतु जनता ने पार्लियामेंट का जोरदार समर्थन किया और सेना ने उसके सदस्यों को बंदी बनाने से इनकार कर दिया। विवश होकर राजा ने पुनः पेरिस की पार्लियामेंट को बुलाया, परंतु इस बार भी उसने नए करों को रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार कर दिया। प्रांतों के विभिन्न पार्लियामाओं ने भी पेरिस की पार्लियामेंट का समर्थन करते हुए स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की मांग की। समूचे फ्रांस ने इस मांग का समर्थन किया। फिर भी लुई 16वें ने कुछ दिनों तक इस मांग को स्वीकार नहीं किया। उसने नेकर को पुनः अर्थ मंत्री नियुक्त किया, परंतु अब काफी देर हो चुकी थी। नेकर भी समस्या को हल करने में अपने राजा का कोई साथ नहीं दे पाया और राजा को झुकना पड़ा। और राजा का झुकना इस बात का संकेत था कि अब निरंकुश शासन का समय निकट भविष्य में ही समाप्त हो जाने वाला है। देखिए, यहाँ पर यह स्पष्ट हो चुका है कि जनता कोई अतिरिक्त टैक्स या कर चुकाना नहीं चाहती थी और इसी के लिए उसने स्टेट्स जनरल की मांग की। लेकिन
स्टेट्स जनरल का प्रथम अधिवेशन सम्राट फिलिप द फेयर ने सन 1320 में बुलाया था, परंतु 1614 ईस्वी के बाद से लेकर क्रांति के पूर्व तक इसका एक भी अधिवेशन नहीं हुआ था। और ये समय था 1781-82 का। और इस समय तक फ्रांस में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा था जो स्टेट्स जनरल के अधिवेशन या उसकी और प्रक्रिया को जानता हो। तो अब समस्या यह पैदा हो गई कि स्टेट्स जनरल का अधिवेशन कैसे बुलाया जाए। लुई सोलवे ने स्टेट्स जनरल को बुलाना स्वीकार कर लिया, परंतु उस समय फ्रांस में कोई जीवित व्यक्ति नहीं था जिसे इस संस्था के संगठन, निर्वाचन तथा मताधिकार के बारे में जानकारी रही हो। इसके लिए एक आयोग की स्थापना की गई जिसने पुराने सरकारी कागजों का गहन अध्ययन करके संस्था के प्रतिनिधियों के निर्वाचन आदि के बारे में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की। और उसने पता लगाया कि इस संस्था का मुख्य काम शासन को परामर्श देना था, न कि कानून निर्मित करना। इसमें पादरी, कुलीन और सर्वसाधारण के प्रतिनिधि लगभग बराबर संख्या में बैठते थे, किंतु विचित्र बात यह थी कि तीनों वर्गों के प्रतिनिधि एक साथ न बैठकर वर्गों अथवा श्रेणियों के हिसाब से अलग अलग बैठते थे और व्यक्तिगत रूप से मत न देकर श्रेणियों के अनुसार मत प्रदान करते थे। यानी कि एक श्रेणी का एक ही मत माना जाता था। और उस समय कुल 3 श्रेणियां थी और कुल मत भी 3 ही होते थे। जिस किसी योजना अथवा प्रस्ताव को 2 श्रेणियों की स्वीकृति मिल जाती थी वह स्टेट्स जनरल द्वारा स्वीकृत समझा जाता था। ज़्यादातर ऐसा होता था कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी अपने 2 मतों से तृतीय श्रेणी को परास्त कर देती थी। अब इस समय संपूर्ण फ्रांस में 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा चल रही थी। एक तो यह कि क्या पहले की भांति 3 श्रेणियों के सदस्यों की संख्या बरकरार रहेगी। दूसरा यह कि क्या पहले की भांति पृथक पृथक बैठकें होंगी और प्रत्येक श्रेणी का एक ही मत माना जाएगा अथवा तीनों श्रेणियों की सम्मिलित सभा होगी और व्यक्तिगत रूप में मतदान करने की व्यवस्था होगी। अर्थमंत्री नेकर यह चाहता था कि किसी प्रकार पादरी और कुलीन वर्ग के लोग कर देना स्वीकार कर लें। उन्हें आतंकित करने अथवा सर्वसाधारण को संतुष्ट करने के उद्देश्य से उसने सम्राट को सलाह दी कि तीसरी श्रेणी के सदस्यों की संख्या दुगनी कर दी जाए। सम्राट ने उसकी बात को मानकर तीसरी श्रेणी के प्रतिनिधियों की संख्या को दुगना कर दिया, परंतु एक साथ बैठने की बात भविष्य के लिए टाल दी गई और यह बात घातक सिद्ध हुई। इसी समय लुई सोलवे ने मतदाताओं को यह भी कह दिया कि वे अपनी शिकायतों का अथवा जो सुधार चाहते हैं उसका एक लेखा तैयार करके अपने अपने क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि को दें। इस प्रकार से तैयार किए गए स्मृति पत्र को फ्रांसीसी भाषा में काहियर अथवा केहियर कहा जाता था। अंत में 5 मई 1789 के दिन वर्साई में स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाया जाना तय हुआ। अप्रैल मास में स्टेट्स जनरल के प्रतिनिधियों के निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तीनों श्रेणियों ने पृथक पृथक रूप से अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया। तीसरी श्रेणी के प्रत्येक व्यक्ति को, जिसकी आयु 25 वर्ष थी
और जो प्रत्येक रूप से कोई कर देता था को मत देने का अधिकार दिया गया। तो ये थी क्रांति से पूर्व क्रांति के लिए तैयार हुई पृष्ठभूमि। और इस पृष्ठभूमि में किन कारणों ने आग में घी डालने का कार्य किया, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।